नमस्कार। एक और नया हफ्ता शुरू हुआ है तो कोरोना वायरस की तस्वीर पर शायद हमें नजर डालनी चाहिए और ये कहना जरूरी है कि कोरोना वायरस के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर आप सोच रहे थे कि कर्व फ्लैट होगा तो कर्व फ्लैट नहीं हुआ है। हर दिन करीब 5.4% की रफ्तार से केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। कल एक और रिकॉर्ड था, 60,000 के करीब नए केसेस थे। महाराष्ट्र में तो केसेस हैं ही, तमिलनाडु में केसेस हैं, दिल्ली और गुजरात में हैं, पर अन्य अलग अलग इलाकों में भी अब केसेस आने लगे हैं, जैसे लोगों की मूवमेंट शुरू हो गई है। अगर आप दुनिया की तुलना करें भारत से कोरोना वायरस में, तो अब दुनिया टॉप 10 में आ गया है, 10वें स्थान पर है। अगर आप कोरोना वायरस केसेस की तरफ नजर बढ़ाएं तो ईरान पहले नंबर 10 पे था, अब भारत नंबर 10 पर है। अगर आप मौत की तरफ नजर बढ़ाएं तो भारत अभी 15 नंबर पर है, 15वें स्थान पर है मौत को अगर आप देखें, और टेस्टिंग को देखें तो भारत 7वें नंबर पर है। पर ये सब एब्सोल्यूट नंबर्स हैं, पूरे जो आंकड़े हैं उनको अगर आप देखेंगे तो ये आंकड़े हैं। अगर आप पर कैपिटा आंकड़े को देखें कि हर लाख लोगों में से कितने लोगों को कोरोना वायरस है या कितने लोगों की मौत हुई है या कितनी टेस्टिंग हुई है, तब भारत कहीं भी नहीं है आंकड़ों में। सबसे बड़े 100 देशों में भी नहीं होगा, या केसेस में या मौत में या टेस्टिंग में। तो भारत के पास इतने सारे लोग हैं, 130 करोड़ लोग यहाँ रहते हैं, तो पर कैपिटा आंकड़े काफी लो है। हाँ, आज एक और चीज पर काफी लोगों की नजर थी कि फ्लाइट्स को लेकर क्या हो रहा है। कई लोग एयरपोर्ट गए और उनको परेशानी का सामना करना पड़ा। अभी ये बात भी स्पष्ट नहीं है कि 8-9 दिन के बाद क्या लोगों को मिडिल सीट में बैठने दिया जाएगा या नहीं बैठने दिया जाएगा, और क्या आपकी क्वारंटाइन होगी कि नहीं होगी जब आप किसी राज्य में पहुंचे। तो अभी भी काफी कंफ्यूजन है, तो शायद 1-2 दिन में साफ हो जाए। चलिए देखते हैं आज की मुख्य सुर्खियां। कोरोना मरीजों की संख्या के मामले में भारत दुनिया के टॉप 10 देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है। सोमवार को स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े बताते हैं कि रविवार को देश में 24 घंटे में ही करीब 7,000 नए केस दर्ज किए गए। इस वजह से मरीजों की कुल संख्या बढ़कर अब 1,38,845 हो गई है। कुछ दिन पहले तक कुल संक्रमितों के मामले में भारत दुनिया में 11वें नंबर पर था और ईरान 10वें नंबर पर। फिलहाल ईरान में कोरोना मरीजों की संख्या 1,35,000 है। हालांकि कोरोना से कुल मौतों के मामले में भारत फिलहाल 15वें नंबर पर है। कुल मरीजों के मामले में 11वें नंबर पर काबिज ईरान में कोरोना से 7,000 से ज्यादा मौतें हुई हैं। पर भारत के लिए अच्छी खबर यह है कि कुल मरीजों के मामले में 11वें नंबर पर काबिज ईरान में कोरोना से 7,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, जबकि भारत में मौतों का आंकड़ा 4,000 से ही थोड़ा ज्यादा है। वहीं अगर टेस्ट की बात करें तो भारत दुनिया में 7वें नंबर पर है। भारत में अब तक 30 लाख से ज्यादा टेस्ट हो चुके हैं, जबकि ईरान में अब तक 8 लाख ही टेस्ट हुए हैं। सोमवार यानी 25 मई को कोरोना मरीजों की संख्या के मामले में भारत दुनिया के टॉप 10 देशों की लिस्ट में शामिल हो गया। यहाँ अब करीब 1,40,000 मरीज हो गए हैं, जबकि 4,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। ऐसी स्थिति में यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन और जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के कोरोना मॉडल ने देश की चिंता और बढ़ा दी है, जिसके मुताबिक जुलाई के पहले हफ्ते तक देश में 21 लाख लोग कोरोना संक्रमण के शिकार हो सकते हैं। आइए देखते हैं कि क्या है इस रिपोर्ट में। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन और जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने बनाया मॉडल। जुलाई के शुरू में 6,30,000 से 21 लाख तक होंगे कोरोना के मरीज। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के एक्सपर्ट प्रोफेसर भ्रमर मुखर्जी ने बताया कि अब भारत में 13 दिन में डबल हो रहे हैं कोरोना के केस। हालत चिंताजनक। मुखर्जी ने पहले ही बताया था मई के अंत तक भारत में होंगे 1 लाख मरीज। भारत में बेड और वेंटिलेटर्स की कमी पर भी मुखर्जी की टीम ने जताई चिंता। भारत में इस समय तकरीबन 7,14,000 हॉस्पिटल बेड्स हैं। कोरोना मरीजों की संख्या के मामले में भारत दुनिया में 10वें नंबर पर। अमेरिका, ब्राजील, रूस, ब्रिटेन, स्पेन, इटली, फ्रांस, जर्मनी और तुर्की हैं आगे। कोरोना वायरस से छुटकारा पाने के लिए दुनिया के कई देश वैक्सीन बनाने में जुटे हैं। भारत भी इसी दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वैक्सीन बनाने को लेकर भारत की स्थिति के बारे में जानकारी दी। आइए जाने वैक्सीन डेवलप करने के कितने करीब पहुंचा है भारत। देश में 14 वैक्सीन का प्री क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है। इनमें से 4 वैक्सीन जल्द ही क्लिनिकल ट्रायल स्टेज में जा सकती है। भारत इसके लिए WHO से लगातार कोऑर्डिनेट कर रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी का DBT डिपार्टमेंट पर अहम जिम्मेदारी। कोरोना की वैक्सीन, दवा और डायग्नोस्टिक्स को परखने का जिम्मा DBT पर। DBT जरूरी क्लियरेंस और फाइनेंशियल सपोर्ट देता है।
भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया 3 तरह की वैक्सीन डेवलप कर रही है। जाइडस कैडिला की 2 वैक्सीन अभी प्री क्लिनिकल ट्रायल से गुजर रही है। भारत बायोटेक भी शुरुआती टेस्टिंग के फेज में है। दुनिया भर में 100 से ज्यादा वैक्सीन पर काम चल रहा है। ब्रिटेन में वैक्सीन का ट्रायल सेकेंड फेज में आ पहुंचा है। चीन में 108 वॉलंटियर्स पर टेस्ट पूरा हो गया है। थाईलैंड का दावा है कि वैक्सीन ट्रायल अगले स्टेज में पहुंच गया है। वैक्सीन बनने तक सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना बेहद जरूरी। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों की संख्या 13,000 को पार कर गई है। इस बीच सीएम अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि हालात काबू में है। उन्होंने बताया कि 17 मई को लॉकडाउन में छूट देते ही एक हफ्ते में 3500 संक्रमित बढ़ गए, लेकिन 2500 ठीक भी हो गए। केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली में कुल 4500 बेड अतिरिक्त रखे गए हैं, जिनमें 2500 सरकारी तो 2000 बेड प्राइवेट अस्पतालों के शामिल हैं। साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मरीजों के ठीक होने का आंकड़ा अब सुधरने लगा है। हालात काबू में है। सरकार कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार है। चिंता करने का कोई विषय नहीं है। जो केसेस हो रहे हैं वो इतने गंभीर केस ना हो कि हमारा अस्पतालों का पूरा सिस्टम बैठ जाए, कोलैप्स कर जाए। अगर हमारे अस्पताल इतने मरीज आने लग गए कि हमारा अस्पताल बैठ जाएंगे, हमारे मान लीजिए बेड्स नहीं मिलेंगे, वेंटिलेटर नहीं मिलेंगे, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, अगर ऐसी स्थिति हो जाएगी तब चिंता का विषय होगा। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा पीडब्ल्यूडी मंत्री अशोक चौहान कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। बीते दिनों अशोक चौहान ने मुंबई और मराठवाड़ा के बीच कई चक्कर लगाए थे। इसी दौरान उनको कोरोना संक्रमण हुआ। फिलहाल वे नांदेड़ के एक हॉस्पिटल में भर्ती हैं और उनका इलाज जारी है। बता दें कि इससे पहले महाराष्ट्र कैबिनेट में मंत्री और एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, लेकिन इलाज के बाद वो स्वस्थ हो गए। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के 50,000 से ज्यादा केस हैं और 1635 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। करीब 2 महीने से बंद पड़ी उड़ान सेवा सोमवार से शुरू हुई तो कई लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ गई, तो कई यात्रियों को निराश भी होना पड़ा, क्योंकि दिल्ली एयरपोर्ट से 82 विमानें कैंसिल हो गई। इनमें दिल्ली आने और जाने वाली दोनों उड़ानें शामिल हैं। ऐसे में यात्रियों में नाराजगी है। उनका कहना है कि एयरलाइंस ने बिना किसी सूचना के उड़ानें रद्द कर दी। कुछ ने बताया कि हम आधी रात को एयरपोर्ट पहुंचे और आखिर वक्त में उड़ान रद्द होने की सूचना मिली। दिल्ली एयरपोर्ट से 332 उड़ानें टेक ऑफ और लैंड करने वाली थीं, जिसमें से 82 विमानें कैंसिल हो चुकी हैं। कैंसिलेशन के पीछे की वजह राज्य की ओर से कम विमानों की आवाजाही की इजाजत बताई जा रही है। दिल्ली के अलावा मुंबई और दूसरे हवाई अड्डों पर भी उड़ानें रद्द होने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। 25 मई से देश में डोमेस्टिक फ्लाइट शुरू हो गई हैं। उससे एक दिन पहले रविवार को केंद्र सरकार और राज्यों ने इसे लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। यात्रियों को यात्रा के दौरान इन सभी बातों का ख्याल रखना होगा। क्या है ये गाइडलाइंस, आइए जान लेते हैं। हवाई सफर की बात करें तो यात्रियों के लिए फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। सभी एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर थर्मल स्क्रीनिंग होगी। एयरपोर्ट पर सभी यात्री सैनिटाइज किए जाएंगे। आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड सभी को करना होगा, यह अनिवार्य होगा। यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। अब अगर बात करें कि कहां से कितने विमानों का संचालन 25 तारीख से शुरू हो रहा है, तो दिल्ली से 380 विमानों का संचालन हो रहा है। मुंबई में 25 टेक ऑफ और 25 लैंडिंग की इजाजत, यानी कुल 50 विमान। हैदराबाद से 30 फ्लाइट्स उड़ेंगी। यहाँ 28 मई से सेवाएं शुरू होंगी। विजयवाड़ा और विशाखापट्टनम हवाई अड्डों पर मंगलवार से संचालन शुरू होगा, यानी 26 तारीख से। कोलकाता हवाई अड्डे की बात करें तो यहाँ से 28 मई से हर रोज 20 उड़ानों का संचालन शुरू होगा, जिसे धीरे धीरे कर बढ़ाया जाएगा। गुवाहाटी एयरपोर्ट से उड़ेंगी 32 फ्लाइट्स, इसे भी धीरे धीरे ही बढ़ाया जाएगा। गोवा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से फिलहाल 15 उड़ानें शुरू की जा रही हैं। यात्री को कितने दिन क्वारंटीन में रहना होगा, ये सवाल हर किसी के जहन में है जो लोग डोमेस्टिक ट्रैवल कर रहे हैं। यूपी जाने वाले यात्रियों को 14 दिन क्वारंटीन में रहना होगा। बिहार में यात्रियों को 14 दिन पेड क्वारंटीन में रहना होगा। कर्नाटक में यात्रियों को 14 दिन क्वारंटीन में रहना होगा। पंजाब में सभी यात्रियों को 14 दिन के क्वारंटीन में रहना होगा। छत्तीसगढ़ में भी 14 दिन का क्वारंटीन है। उत्तराखंड में यात्रियों को 10 दिन के क्वारंटीन में रहना होगा। अंडमान निकोबार में 14 दिन का, केरल में भी 14 दिन का क्वारंटीन है। सोमवार से देश भर में घरेलू उड़ानें शुरू की गई।
इसी क्रम में दिल्ली से बेंगलुरु पहुंची पहली फ्लाइट में एक 5 साल का बच्चा अकेले ही सफर कर रहा था। बेंगलुरु पहुंचने के बाद 5 साल के विहान शर्मा की मां उनको लेने एयरपोर्ट पहुंची। विहान की मां ने बताया कि वो दिल्ली में अपने दादा दादी के पास थे, लॉकडाउन के कारण वहीं फंस गए। हवाई सेवा शुरू होने पर वो अकेले ही दिल्ली से बेंगलुरु पहुंचे। विहान को फ्लाइट स्टाफ ने उनकी मां तक सुरक्षित पहुंचाया। एयरपोर्ट पर पहुंचने पर फ्लाइट अटेंडेंट ने जब बच्चे को उसकी मां को सौंपा तो मां ने भी पूरी सावधानी बरतते हुए उसे गले नहीं लगाया। देश में लॉकडाउन के बीच बस, ट्रेन सेवा के बाद अब घरेलू उड़ान सेवा भी शुरू हो गई है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने एयर इंडिया को एयरक्राफ्ट में 3 सीटों पर यात्रियों को बैठाने की इजाजत दे दी है। हालांकि कोर्ट ने कहा कि 10 दिनों के बाद एयर इंडिया को बॉम्बे हाई कोर्ट के उस आदेश का पालन करना होगा जिसमें कहा गया है कि यात्रा के दौरान 3 में से बीच की एक सीट खाली छोड़नी होगी। मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे ने कहा, आखिरी फैसला आने तक डीजीसीए और एयर इंडिया जरूरत के हिसाब से नियमों में बदलाव कर सकते हैं। दरअसल एयर इंडिया के एक पायलट की ओर से बॉम्बे हाई कोर्ट में केंद्र सरकार के वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों से आ रही उड़ानों में बीच की सीटें खाली नहीं रखे जाने की याचिका दाखिल की थी। केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह के एक क्वारंटीन सेंटर के 2 अधिकारियों को धमकाने का वीडियो वायरल हो रहा है। मामला छत्तीसगढ़ के बलरामपुर का है। केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को धमकाते हुए कहा कि मैं अंधेरे कमरे में ले जाकर बेल्ट से अच्छे से मारना जानती हूँ। धमकी देते हुए मंत्री का वीडियो भी वायरल हो गया है। दरअसल एक कार्यकर्ता ने क्वारंटीन सेंटर में सुविधाओं की कमी को लेकर एक वीडियो बनाया था, जिसके बाद ही केंद्रीय मंत्री वहाँ का जायजा लेने पहुँची थी। वहाँ उन्होंने अधिकारियों को जमकर धमकाया। उन्होंने कहा कि दादागिरी नहीं चलेगी। हमने यहाँ 15 साल शासन किया और विकास किया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं को कमजोर मत समझिए। जनपद में बैठ के और आप भी तहसील में बैठ के ना जो भेदभाव कर रहे हैं ना भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ, भूल जाइए। अंधेरी कोठरी में ले जाके ना मैं बेल्ट खोल के ना ठोकना जानती हूँ बहुत अच्छे से। देश भर में घर लौट रहे प्रवासी मजदूरों की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। इस मामले में रेलवे की बड़ी लापरवाही सामने आई है। हुआ यूं कि गोवा से यूपी के बलिया के लिए निकली श्रमिक स्पेशल ट्रेन नागपुर पहुंच गई, यानी अपनी मंजिल से करीब 1000 किलोमीटर दूर। इस वजह से इस भयंकर गर्मी में जो दूरी 28 घंटे में तय होनी थी, उसके लिए 72 घंटे लग गए। दरअसल गुरुवार को गोवा से यूपी की बलिया के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन चली, लेकिन ट्रैफिक जैम और गलत सिग्नल की वजह से वह नागपुर पहुंच गई। 72 घंटे बाद यह ट्रेन रविवार दोपहर को बलिया पहुंची। श्रमिकों ने बताया कि रास्ते में खाने की बात छोड़िए, बूंद बूंद पानी के लिए भी तरसना पड़ा। यात्रा के दौरान सबसे ज्यादा दिक्कत महिलाओं और बच्चों को हुई। कई की तबीयत भी बिगड़ गई। इससे पहले भी महाराष्ट्र के वसई से कामगारों को लेकर गोरखपुर के लिए निकली ट्रेन उड़ीसा के राउरकेला पहुंच गई थी। कोरोना संकट के साथ ही अब देश में भीषण गर्मी ने कहर बरपाया है। उत्तर भारत के कई हिस्सों में पारा 45 डिग्री के पार जाने के बाद मौसम विभाग ने 5 राज्यों में 2 दिनों का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। इनमें दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और राजस्थान के नाम शामिल हैं। अगले कुछ दिनों तक इन इलाकों में भीषण लू चल सकता है। मौसम विभाग ने ये भी चेतावनी दी है कि कुछ हिस्सों में तापमान 47 डिग्री तक पहुंच सकता है। रेड अलर्ट जोन में रहने वाले लोगों को आगाह किया गया है। फिलहाल कुछ दिन वो दोपहर से शाम 5 बजे तक घर से बाहर ना निकले। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए लू को लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी हुई है। 28 मई के बाद गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है, क्योंकि कुछ जगहों पर बारिश के आसार हैं। कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच सोमवार को पूरा देश ईद मना रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों को ईद की बधाई दी। पीएम ने ट्वीट कर लोगों को ईद की मुबारकबाद दी और लिखा कि ये खास पर्व हम सभी के जीवन में भाईचारा और शांति लाए। राष्ट्रपति ने लिखा कि इस बार ईद मनाते वक्त लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर ईद की मुबारकबाद दी। इसके अलावा बीएसपी प्रमुख मायावती और दूसरे कई नेताओं ने लोगों को ईद की बधाई दी।